नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है। सुनीता नारायण पर्यावरणविद हैं। इन्होंने लिखा है, अब जलवायुविद आपातकाल के दौर में आ चुके हैं हम। उत्तर भारत में इस बारिश के मौसम में हुई तबाही को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, घर, स्कूल और अस्पताल तहस नहस हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, खेत जलमग्न हो गए हैं। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से बड़े बड़े पहाड़ रह गए हैं। हालात को देखकर जानमाल के नुकसान का अंदाज ही लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में बारिश की यह तीव्रता सामान्य नहीं है। अगस्त के महीने में पंजाब में 31 में से 24 दिन भारी और अत्यंत बारिश हुई। मौसम विभाग 112 मिलीमीटर से अधिक बारिश को भारी और 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश को अत्यंत भारी के तौर पर वर्गीकृत करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हालत थे। हिमाचल प्रदेश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 90% से अधिक दिनों तक वहां भारी और अत्यंत भारी बारिश हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बादल फटने से बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुई, जबकि 10 अन्य घटनाएं मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई। और जून और अगस्त के महीनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सामान्य से लगभग 50% अधिक बारिश हुई। अगर इसे साप्ताहिक औसत के रूप में देखें तो तबाही का पैमाना और स्पष्ट हो जाता है। मसलन पंजाब में अगस्त के अंतिम पखवाड़े में सामान्य से 400% बारिश अधिक हुई। हिमाचल में 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच राज्य में साप्ताहिक औसत 300% से अधिक बारिश हुई। इसी कारण हम इतने पैमाने पर तबाही देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निसंदेह एक जलवायु आपातकाल है। किसी भी कीमत पर विकास चाहने की लापरवाही इस विनाश में नजर आ रही है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए संघर्ष कर रही है। आगे ये और प्रभाव और घातक होते जाएंगे। लेकिन अगर हम समझ पाए कि सुधार का समय आ गया है, तो निर्माण अलग तरीके से किया जा सकता है, ताकि अगली बार बाढ़ या बादल फटने के नुकसान कम हो। जलवायु कैसे बदल रही, इसका बड़ा कारण मौसम प्रणाली में बदलाव है। हम जानते हैं कि गर्मी जितनी होगी, बारिश भी उतनी ज्यादा होगी, अपेक्षाकृत कम दिनों में होगी। पिछले मौसमों में हम यही देखा कि पूरे मौसम की बारिश महज चंद घंटों में ही बरस गई। लेकिन मौसम के पैटर्न में और भी बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ प्राकृतिक घटना है, जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पैदा हुई हवाएं चक्रवात और बारिश लाती हैं। लेकिन इस बार तो मानो पश्चिमी विक्षोभ को बुखार सा चढ़ गया है। आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, उसके दौरान 1 या 2 विक्षोभ आते थे, लेकिन इस साल सितंबर के पहले सप्ताह तक 19 विक्षोभ आए। और ये हवाएं वास्तव में मानसून की हवाओं से टकरा रही हैं। इसी कारण उत्तरी भारत और पाकिस्तान में विनाशकारी बारिश देखी गई। इसका कोई और स्पष्ट कारण नहीं है सिवाय पश्चिमी विक्षोभ, आर्कटिक से आने वाली जेट स्ट्रीम की हवाओं से। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे आर्कटिक वायु तंत्र कमजोर हो रहा है, यह अन्य संबंधित वैश्विक वायु तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। इस साल अरब सागर से होने वाली वायु तंत्रों में भी कुछ अलग घट रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को धकेल रहा है। यह कई सारे फैक्टर्स को मिला जुला परिणाम है, जैसे समुद्र से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक बढ़ती गर्मी और भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच तापमान कम होता अंतर। यह अस्थिरता अब बाढ़ के रूप में प्रभावित कर रही है। लगता है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है। जलवायु परिवर्तन हमारी आर्थिक वृद्धि और लालच के लिए वायुमंडल में छोड़े उत्सर्जन का ही परिणाम है। विकास की होड़ जो हमारा तरीका है, उससे हम इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। हम बाढ़ संभावित क्षेत्रों में
इमारतें बना रहे हैं, जरूरत के अनुसार जल निकासी योजना नहीं बना रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण कर वहां घर, सड़क, बांध बना रहे हैं। यह सोच ही नहीं रहे हैं कि यह चित्र भूकंप की दृष्टि से एक्टिव है। मैं और भी अधिक कह सकती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जब मैं यह कह रही हूँ कि बहुत हो चुका है, आप मेरी पीड़ा समझ रहे होंगे। अनुकूलन और विविध तरीके अपनाने की बात करने के समय गुजर गया है। हम जलवायु परिवर्तन के युग में जी रहे हैं। हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, नहीं जलवायु परिवर्तन को दोष देकर यह बहाना बना सकते हैं कि हम इंसान इसमें क्या कर सकते हैं। यह विनाश ईश्वर का काम नहीं है, यह हमारी करतूत है, अब हमारे दहलीज पर है। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, भटका हुआ स्मार्ट सिटी अभियान, अनुरोध ललित जैन कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं। वर्ष 2015 में मोदी ने स्मार्ट सिटी अभियान SCA की शुरुआत की थी, जिसमें भारत की शहरी भविष्य को बदलने का वादा किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की पहले स्मार्ट सिटी यानी नगर नियोजन सभ्यता कौन सी है? तो भारत के शहरी भविष्य को बदलने का वादा किया था, लेकिन यह उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और बेहतर नियोजन का उपयोग करके 100 ऐसे शहर बनाना था जो स्थिरता और दक्षता के मॉडल बन सके। आज लगभग एक दशक बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के बावजूद भारतीय शहर एक अलग कहानी कहते हैं। गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई में भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है, तो पानी भरे मार्गों पर फंसे यात्रियों को यह स्मार्टनेस कहीं नजर नहीं आई, जिसका वादा किया गया था। भविष्य का खाका बनाने वाला यह अभियान चुनिंदा सुंदरीकरण और भटकी हुई प्राथमिकताओं का प्रदर्शन बनकर रह गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2050 तक 95.1 करोड़ हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों का विस्तार जारी है। वहीं भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, इंदौर, जयपुर सरीखे शहर विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। परिवर्तन की यह गति शहरी ढांचों पर भारी दबाव पैदा कर रही है। अभी अनियोजित निर्माण से जल निकासी व्यवस्था चरमरा रही है। आवास की कमी लोगों को अनौपचारिक वस्तुओं में धकेल रही है और परिवहन नेटवर्क बढ़ते यातायात के दबाव में धकेल रह रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी अभियान इन शहरों के पास एक नई ग्रीनफील्ड उपनगरीय शहरों के निर्माण पर ध्यान दे सकता था। बजाय इसने मौजूदा शहरों के छोटे छोटे हिस्सों का सुंदरीकरण, ओवरब्रिज नवीनीकरण, स्ट्रीट लाइट डिजिटलीकरण और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने पर ही ध्यान केंद्रित कर दिया है। जल निकासी और आवास जैसी गहरी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसकी दुष्परिणाम मानसून में देखने को मिले हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षा योजना है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इस अभियान में पेयजल, मल जल प्रणाली, वर्षा जल निकासी और हरे भरे स्थानों जैसे बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का वादा किया गया था। इसके पहले चरण में 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए बजट था पहले चरण में। दूसरे चरण में 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इसका लक्ष्य शहरी भारत में पानी और मल जल प्रणाली को बेहतर करना था। लेकिन इस बरसात में देश ने देखा कि शहरों की कैसी दुर्दशा हो गई है। हमारे छोटे बड़े शहर हर बारिश के दौरान टापुओं में तब्दील हो जाते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। लगता है कि भारत के शहरी विकास के कार्यक्रम में अभी भी अलग अलग खांचों में डिजाइन किए जाते हैं। नई दिल्ली में तैयार की गई योजनाएं शायद भारतीय शहरों की विविधता से भरी आवश्यकताओं से कटी हुई है। शहरों के बेहतर भविष्य के लिए इन खांचों को तोड़ना होगा। स्थानीय शहरों को सशक्त बनाने के लिए दीर्घकालिक नियोजन को शहरी नीति का केंद्र बनाना होगा। हालांकि सरकार ने गुजरात में धोलेरा, गिफ्ट सिटी, औरंगाबाद, औद्योगिक शहर और ग्रेटर नोएडा जैसे कुछ ग्रीनफील्ड पहलों को आगे बढ़ाया है। धोलेरा के बारे में अभी जो हड़प्पा सभ्यता है
विश्व की और भारत की, जो कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता है जो रावी नदी के किनारे है और विश्व की सबसे पहली सभ्यता है और पहला शहर है, जिसे कि दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था, जो कि पहली नगर नियोजन शहर है। उसी की तर्ज पे धोलेरा को भी, जो कि गुजरात में है, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है उसका। तो जो 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत एक दर्जन नए औद्योगिक केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। अच्छा हो कि इनमें समावेशी शहरी विकास की व्यापक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए। भारत के शहरी विकास को सुंदरीकरण से हटा करके नए ग्रीन फील्ड की ओर बढ़ाना होगा। जिस तरह चीन ने शेंजन को एक मछली पकड़ने वाले गांव से प्रौद्योगिकी, वित्त के वैश्विक केंद्र में बदल दिया है, उसी तरह भारत को भी नए शहरी केंद्र बनाने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जो लोगों और निवेश दोनों को आकर्षित कर सकें। शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रीन फील्ड परियोजना जो को धरातल पर लाया जा सकता है। भारत में संपत्ति कर अनुपालन बहुत कम है, जबकि स्टैंप शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है। संपत्ति कर अनुपालन बहुत कम है, जबकि स्टैंप शुल्क कितना है, सबसे अधिक है। औपचारिक लेनदेन को हतोत्साहित करता है। नई स्मार्ट सिटी को इन कारों में से बोझिल करने के बजाय सरकार पहले दशक के लिए कम संपत्ति, कम स्टाम्प शुल्क और स्वायत्त मंजूरी की पेशकश कर सकती है। सही प्रोत्साहन और नियोजन के साथ बड़े शहरों के पास उपनगरीय शहर नए शहरों के केंद्र में विकसित हो सकते हैं। हाल की वर्षों में भारत के चमकदार महानगरों को डुबोने वाली बाढ़ को केवल मौसम की घटना के रूप में नहीं, बल्कि शहरों की त्रुटिपूर्ण विकास की देन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के शहरीकरण की रफ्तार अपेक्षा तेज है। हमारे सामने विकल्प स्पष्ट हैं, या तो हम तनावग्रस्त महानगरों में ऊपरी सतह पर कार्य करें, या फिर साहस के साथ नए और अच्छी तरह से वित्त पोषित वास्तव में रहने योग्य शहरों का निर्माण करें। अगला है बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ये जलवायु सहयोग की दिशा में ठोस कदम। नितिन देसाई लिखते हैं कि पिछले माह मैं अपने स्तंभ में मैंने जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती और 15 के पेरिस समझौतों के अंतर्गत जताई गई प्रतिबद्धता में गंभीर कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने कहा था कि पेरिस समझौते अमल में तेजी लानी होगी और खासतौर पर विकसित देशों को, जिसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। मैं इस स्तंभ में विस्तार से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस नवंबर में ब्राजील में होने वाली 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP30 उन सिद्धांतों को सहमति के लिए क्या कर सकती है जो वैश्विक सहयोग और देशों के स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देंगे। मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि वह साझा किंतु विभाजित जिम्मेदारी की भावना यानी CBDR, और इस पर 90 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में सहमति बनी थी और 95 में परिवर्तन में आया था। उस समय इन प्रतिबद्धताओं का विभाजन एनेक्स 1 देश और गैर एनेक्स कैटेगरी में बने हुए एनेक्स और गैर एनेक्स देशों में किया गया है, जिसमें बताया गया, देखो, जो एनेक्स कंट्री हैं तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और पूर्वी और मध्य यूरोप की इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन देश और अन्य देश आते थे। इस समय दोनों देशों को विकसित और विकासशील देश माना जाता था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उस चरण में कमी की प्रतिबद्धता एनेक्स देश पर लागू की गई थी। और गैर एनेक्स देशों के बारे में बात करें तो इस समूह को अब पूरी तरह से विकासशील देशों का समूह नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे 20 देश जो अब विश्व बैंक की उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। बहरहाल CBDR के विरुद्ध तर्क में चीन में उत्सर्जन वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है। वहां उत्सर्जन 95 के प्रति व्यक्ति 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़कर के 2023 में 8.4 टन प्रति व्यक्ति हो गया है। इसके चलते विकसित और विकासशील देशों के बीच साझा किंतु बटी हुई जिम्मेदारी लगभग समाप्त हो गई है। जलवायु परिवर्तन परिस्थितियों में देशों की सार्वजनिक रैंकिंग वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर की जाती है, जबकि संचयी उत्सर्जन में अंतर की अनदेखी कर दी जाती है। वास्तव में जिम्मेदारी तय करने का सही आधार है। विभिन्न देशों में आकार और उनकी नागरिक संख्या में भारी अंतर होता है। यही वजह है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करते समय हर देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का आकलन करना चाहिए, न कि कुल मात्रा का।
भारत से यह कहना है कि अपने उत्सर्जन की कटौती की गति बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 8% था। इस तथ्य की अनदेखी है करता है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। कुल वार्षिक उत्सर्जन को आधार बनाकर न केवल यूरोपीय सरकारों द्वारा बल्कि पश्चिमी देशों के कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चिंता जताई गई। यह दृष्टिकोण गलत है कि किसी देश द्वारा उत्सर्जन में कमी वास्तविक ताकत का मूल्यांकन करना कुल उत्सर्जन नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर किया जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि विकसित एनेक्स 1 देशों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी आई है, जबकि अधिकांश गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में उत्सर्जन बढ़ा है। परंतु दोनों समूहों के बीच बुनियादी भारी अंतर बरकरार रहा है। वर्ष 23 में 100 गैर एनेक्स 1 देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3 टन से कम था, जबकि एनेक्स 1 देशों में से कोई ऐसी इस श्रेणी में नहीं आया था। इसके अलावा एनेक्स 1 की 41% आबादी वाले देशों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितनी है, 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक थी, जबकि गैर एनेक्स 1 आबादी में केवल 2% आबादी ऐसी थी। सीबीडीआर की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। यह केवल एनेक्स 1 और गैर एनेक्स देशों के बीच मूल मांगों के अंतर पर केंद्रित नहीं रह सकती है, क्योंकि वह गैर एनेक्स 1 में समूह में 20 देश शामिल हैं जो विश्व बैंक की उच्च आय की श्रेणी में आते हैं। इसलिए देशों के बीच के अंतर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इस रणनीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य के उत्सर्जन को सीमित करना है, ताकि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। आईपीसीसी के ने 2021 में अपनी छठी आकलन रिपोर्ट 2020 से 50 तक के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अनुमान पेश किया है, जो तापमान में परिवर्तन के लक्ष्य को सीमित रखने की सुसंगत होगा। हर वर्ष जनसंख्या के योग से विभाजित करने पर वार्षिक औसत उत्सर्जन मिलता है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 3.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। इस आधार पर सभी देशों के लिए वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य प्रति व्यक्ति औसत 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक निर्धारित किया जा सकता है। उनकी घोषित विशुद्ध शून्य लक्ष्य वर्ष तक जारी रहेगा। यहाँ हालांकि यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए पर्याप्त नहीं है, जो वर्तमान में असाध्य प्रतीत होता है, लेकिन यदि 2050 तक वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत तुरंत स्वीकार कर लिया जाए तो प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पुनर्जीवित करने की संभावना बन सकती है। साथ ही स्वीकृत वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लक्ष्य को क्रमशः घटाया जा सकता है। पेरिस समझौते के आधार पर अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में घोषित विशुद्ध शून्य लक्षित वर्ष तक पहुंचने की योजना शामिल होनी चाहिए। ऐसे में उपाय होने चाहिए कि अगले दशकों में औसत उत्सर्जन 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति हो। और इस बात का जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही देशों ने विशुद्ध शून्य तक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। वर्तमान समय में अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं रहा है, वह पेरिस समझौतों से अलग हट गया है। इसी ध्यान में रखते हुए अब नेट जीरो लक्ष्य पर कोई भी समझौता पेरिस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता किया जाना चाहिए। इसी वार्ताओं में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। संक्षेप में इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, क्या होना चाहिए, लक्ष्य किस प्रकार से होना चाहिए। उच्च उत्सर्जन दर वाले देश है ना, उनके द्वारा जलवायु समन कार्रवाई के लिए तत्काल अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए सीबीडीआर का सिद्धांत को दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। पहले की तरह एनेक्स 1 और गैर एनेक्स 1 देशों के बीच अंतर के समान ही दो समूहों के बीच का अंतर वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर होना चाहिए। दोनों देशों के दो समूहों में विभाजित करने का मानक 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होना चाहिए। सभी देशों को नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए लक्ष्य वर्ष निर्धारित करना होगा। इसके लिए समय सीमा के हिसाब नीति बनानी होगी, जिसका उद्देश्य विशुद्ध जीरो लक्ष्य है ना, नेट जीरो जो लक्ष्य है तब पहुंचने के लिए वर्षों में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करना हो। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति 2.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले भारत और 2.3 टन वाला ब्राजील इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
लास्ट में जनसत्ता का एडिटोरियल है हथियारों की होड़, ये संपादकीय की, इसको देख लेते हैं। हर दौर में युद्ध और उनके नतीजों ने यह साबित किया है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद ही एक समस्या है। शायद ही कोई सिद्धांत रूप में युद्ध का समर्थन करता दिखे, लेकिन बहाने अलग अलग भले हों। उनकी आड़ में ज्यादातर देश अपने रक्षा खर्च को ऊंचा रखते हैं, दूसरे देशों की ओर खतरा बताकर उसमें भारी बढ़ोतरी को जरूरी बताते हैं। उसके बाद शुरू होता है हथियारों की खरीद का सिलसिला, जो देश हित के अन्य बेहद जरूरी मसलों की कीमत पर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की रक्षा सबसे जरूरी मसला होना चाहिए, मगर यह हैरानी की बात है कि ज्यादा सभ्य, शांत और विकसित होने का दावा करते ऐसे देश हैं जो शांति के लिए ठोस पहलकदमी करने की बजाय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों की खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं। सवाल है कि अगर बड़े पैमाने पर व्यापक जनसंहार के हथियार खरीदे या निर्मित किए जाते हैं तो आखिर इनका इस्तेमाल क्या होगा, उसके नतीजे क्या सामने आएंगे। दरअसल हाल ही के वर्षों में दुनिया कहीं ज्यादा हिंसाग्रस्त और खतरनाक बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 में वैश्विक स्तर पर राज्य आधारित संघर्षों की संख्या 1940 के बाद अपने स्तर पर पहुंच गई है, सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जब भी विश्व के किसी कोने में राज्य आधारित टकराव होते हैं तो खास तौर पर युद्ध में शामिल देशों के अलावा आसपास अन्य देश भी अपनी रक्षा खर्च बढ़ा देते हैं, पहले से ज्यादा आधुनिक और घातक हथियार खरीदने लगते हैं। इस क्रम में देशों के बीच होड़ लग जाती है, जो सबसे खतरनाक हथियार खरीदने में सबसे आगे आता है। कई बार युद्ध की महज आशंका ही आधार बनाकर व्यापक जनसंहार के हथियारों की खरीद शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष यूरोपीय देश के ने अपने सैन्य बजट बढ़ाए, रूस ने भी ऐसा किया था। चीन ने भी पिछले 30 वर्षों में लगातार सैन्य खर्च बढ़ाया है, जबकि अमेरिका की रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश के तौर पर देखा जाता है। करीब एक वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने द समिट फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य के खातिर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका मकसद शीत युद्ध के बाद बहुपक्षीय प्रणाली के पतन, संघर्ष की बढ़ती स्थितियों और मानवीय आपदाओं से निपटने का चर्चा था। विडंबना है कि ऐसे सम्मेलनों में युद्ध पर रोक को लेकर जितनी संजीदगी दिखाई जाती है, उसका अमल में कोई खास असर नहीं दिखता है। मसलन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के औचित्य और उसमें मारे जाने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदाजा इससे लगाया सकता है कि पिछले कुछ दशकों में शांति समझौते टूट रहे हैं और नए सिरे से संघर्ष के हालात खड़े हो रहे हैं। मौजूदा दौर में अलग अलग जगहों पर जारी सशस्त्र संघर्षों में पीड़ित बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। महिलाओं के अधिकारों की वैश्विक स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा घातक और बहुस्तरीय मार बच्चों और महिलाओं पर पड़ती है। सवाल है कि जब बहुत सारे देश विनाशकारी हथियारों से लैस होंगे, तब युद्ध की आशंका को कहां तक टाला जा सकता है। आज की सभ्य कही जाने वाली दुनिया हथियारों की होड़ में शामिल होने के बजाय मानवता के हक में शांति का रास्ता नहीं चुन सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ऐसे हथियारों से की होड़ में मतलब लोग बर्बाद होते जा रहा है ना, शांति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जनसंख्या का बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहा था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब NHC 1 और गैर NHC 1 जो कंट्री बांटे गए थे है ना कोप के माध्यम से, तो उस पर भी बात की गई, क्योंकि आगे कोप 30 ब्राजील में होना है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार एडिटोरियल था। और ये अगला वाला भटका हुआ स्मार्ट सिटी अभियान, अनुरोध ललित जैन लिखते हैं, मतलब ये स्मार्ट सिटी का जो प्लान किया गया 2015 में है ना, स्मार्ट सिटी अभियान के तहत, उससे संबंधित एडिटोरियल था। और इससे पहले ये वाला एडिटोरियल देखते हैं अपन। तो अब जलवायु आपातकाल के दौर में हम आ चुके हैं। अब इस बार देखा कि कितने आपात आए हैं, मतलब जलवायु से संबंधित आपदा आई हैं, तो इससे संबंधित। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।